नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। हम ही क्यों, आज पूरा देश राहुल गांधी की बात कर रहा है। उसमें दो तरीके के लोग हैं, एक जो राहुल गांधी के पक्ष में है और एक जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, मोदी सरकार के पक्ष में है, या ये कहिए राहुल गांधी के विरोध में है। बहुत सोचने वाली बात यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तटस्थ रूप से एक घटना के रूप में, कानूनी पहलू के रूप में और इसको बदलते परिवेश के रूप में, राजनीति के बदलते चरित्र के रूप में, या ये कह सकते हैं कि राजनीति की बढ़ती अकाउंटेबिलिटी के रूप में इस घटना को देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि कानून 1951 बहुत पुराना कानून है और इस कानून के तहत अब तक करीब 200 लोगों की सदस्यता जा चुकी है। लेकिन पहली बार इतने बड़े स्तर पे इस विषय में डिबेट हो रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता अदालत के कारण नहीं गई है, बल्कि मोदी सरकार एक एक करके पूरे विपक्ष को 2024 के चुनाव के पहले जेल भेजना चाहती है। इसी कड़ी में आज उसने राहुल गांधी के खिलाफ इस कदम को उठाया है। घटना इतनी है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेके एक बात कही थी कि सारे मोदी चोर हैं। इस बात को लेके गणेश मोदी जो गुजरात के नेता हैं, उन्होंने एक मानहानि का मुकदमा दाखिल किया। उस मानहानि के मुकदमे में कल फैसला आया, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा होते ही संसद की सदस्यता या विधानसभा या विधान परिषद की या राज्यसभा की सदस्यता तुरंत बर्खास्त हो जाती है। आज लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में एक पत्र जारी करके और राहुल गांधी की सदस्यता को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये पूरा प्रकरण तेज़ी से बढ़ा। कांग्रेस ने हर जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अरे इसको हम लोग आराम बैठे हुए हैं। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि हमें इस बात की पहले से आशंका थी, क्योंकि वहाँ पे जज बदले जा रहे थे। इस तरीके के आरोप लगने लगे और देखा जाए तो एक तरीके से ये अदालत की अवमानना है। अदालत के फैसले को आप सहमत नहीं हैं तो जो ऊपर की अदालत है, जो हाई कोर्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। निचली अदालत ने, गुजरात के सूरत कोर्ट की जो निचली अदालत है, उसने इस बात के लिए 30 दिन का राहुल गांधी को समय दिया कि वो ऊपर की अदालत में जा सकते हैं। तो इस तरीके से देखें, अदालत के फैसले को लेके आप ऊपर की अदालत में जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और अदालत पर सवालिया निशान लगने लगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कहा कि उन्हें पहले से पता था, क्योंकि जज बदले जा रहे थे। अब ये एक तरीके से बहुत साफ तौर पे लगभग सारा विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार अदालत का भी प्रयोग कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार, तुम लोग तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका साथ। जैसे वो पहले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को कह रहे थे, अब धीरे धीरे
उन्होंने अदालत पर भी कहना शुरू कर दिया। क्योंकि अदालत में अवमानना की बात आती है, इसलिए सीधे और साफ शब्दों में नहीं कहा जाता, लेकिन जिस तरीके से अदालत के फैसले का सड़क से लेके विरोध शुरू हुआ, वो साफ तौर पे कहता है कि अदालत के फैसले के खिलाफ ये एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है और ये जो परंपरा शुरू हुई है इसके आने वाले दिनों में बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि जिसके भी खिलाफ फैसला आएगा वो अदालत के ऊपर ऐसे ही उंगली उठाएगा। ये एक चिंताजनक विषय है और इस विषय पे सोचना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर इस फैसले का असर क्या होगा। अभी तक सारी मीडिया में ये बात आ चुकी है, सज़ा कैसे हुई, क्या कारण था, किस तरीके के बयान थे। आज हम जो चर्चा करना चाहते हैं उसका ये है कि इस फैसले के बाद राहुल गांधी का और कांग्रेस का क्या होगा। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 2019 में भी राहुल गांधी ने राफेल का मामला उठाया था जो सही नहीं हुआ और उन्हें अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके पहले उन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया था, जिसके बाद भी वो चुनाव हारे। राहुल गांधी तमाम तरीके का नरगल बयान देते रहते थे और इस बयान में उन्होंने केवल कुछ व्यक्तियों का ही मानहानि नहीं की, बल्कि उन्होंने एक पूरे समुदाय की मानहानि की। मोदी समुदाय ओबीसी का आता है, पिछड़ा वर्ग का आता है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे जो पिछड़ा समाज है उसका अपमान किया है। इसके बाद जब बात प्रियंका गांधी की आई, जो राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने ट्वीट पे कहा कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके के ऐसे बातें कही हैं जिनको अदालत में चुनौती दी जा सकती है, जो मानहानि है, लेकिन उन पे किसी अदालत ने सदस्यता रद्द नहीं की। बहुत ही तीखी टिप्पणी थी और ये जो ट्वीट हुआ उसको देख के लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस अब ऐसे मामलों में किसी भी नेता के खिलाफ वो अदालत जाएगी और जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है उसी तरीके से वो दूसरे नेताओं की सदस्यता रद्द कराने का प्रयास करेगी। ये जो कानून है इसमें यूपीए सरकार ने एक बदलाव करने की कोशिश की थी। वो बदलाव ये था कि जैसे ही सज़ा सुनाई जाए वैसे सदस्यता ख़त्म न हो। लेकिन इस बदलाव को जब मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया तो बताते हैं राहुल गांधी ने उस ड्राफ्ट को फाड़ दिया था। आज राहुल गांधी का वो फ़ोटो पूरे मीडिया में वायरल होता रहा जब उन्होंने इस बिल को फाड़ा था। कहा यह जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने उस समय इस बिल को फाड़ा नहीं होता तो आज राहुल गांधी को ये समय नहीं देखना पड़ता। दरअसल समय बलवान होता है और समय अपना रास्ता खुद तय करता है। 2004 में जब राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू किया था लोकसभा सदस्य के रूप में, उसके बाद 10 साल 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और ये कहा जा रहा था कि अब राहुल गांधी भविष्य के नेता हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 2004 में भी कांग्रेस ने उनको मंत्री भी नहीं बनाया केंद्र में और 2009 में भी उनको कोई पद नहीं मिला। 2014 में कांग्रेस हार गई और उसके बाद से उसका बनवास शुरू हो गया। उसके लिए सत्ता मुश्किल दिख रही है। 2024 तक 10 साल बीत चुके थे। उम्मीद की जा रही थी कि जो 2024 का चुनाव है उसमें कांग्रेस कुछ अलग करके दिखाएगी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राहुल गांधी की जो भारत यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी, उसको लेके सभी लोगों का मानना था कि इस यात्रा के बाद राहुल का कद बहुत बढ़ गया है और इसका परिणाम ये होगा कि 2024 में वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। राहुल गांधी जिस तरीके के बयान देते हैं, निसंदेह अगर निष्पक्ष रूप में कहा जाए तो उनके शब्दों का चयन सही नहीं होता है और कई बार वो बात कह जाते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। बुद्धिमान नेता वो होता है जो कटाक्ष भी कर ले और कुछ ऐसा न कहे जिससे उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हो सके। राहुल गांधी इसमें चूक जाते हैं। वो मेहनती हैं,
ईमानदार हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी शैली है, जो उनके बोलने का ढंग है, वो कुछ ऐसा है कि वो कुछ का कुछ बोल जाते हैं। अब इसमें किसकी गलती? हो सकता है कि जो राहुल गांधी के सलाहकार हों, जो लोग उनका भाषण टाइप करते हों, जो लिखते हों, वो गलती करते हों, या राहुल गांधी बोलने में गलती करते हों। लेकिन गलतियां तो होती हैं। शायद यही वजह है कि उनके तमाम भाषण ऐसे होते हैं कि जिन पे जो चुटकुले जैसे लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी राहुल गांधी जब तक इस तरीके की राजनीति करते रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता रहेगा। सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद देश की राजनीति में राहुल गांधी का कद क्या होगा? वो जीरो होंगे या हीरो होंगे? दो तरीके के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसका एक नेगेटिव असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा और इस चुनाव में राहुल गांधी हीरो के रूप में उभर कर आएंगे। ऐसे लोग उदाहरण देते हैं इंदिरा गांधी का। जब वो 1978 में जब उनको सीबीआई गिरफ्तार करना चाह रही थी और उस समय जो गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, वो चाहते थे कि सीबीआई गिरफ्तार कर ले। इसके बाद जनता की सिंपैथी इंदिरा गांधी की तरफ गई, वापस आई और चुनाव जीत गई। यहाँ जो लोग ये तर्क देते हैं वो थोड़ी सी बातें छिपा जाते हैं। क्या छिपाते हैं? दरअसल इंदिरा जी की जो वापसी 1980 में हुई थी, वो इसलिए नहीं हुई थी कि वो एक विक्टिम के रूप में उभर के आई थी, इसलिए जनता की सिंपैथी उनके साथ थी। दरअसल वो जनता पार्टी की ऐसी सरकार थी जिसमें तमाम नेता आपस में टकरा रहे थे और इंदिरा गांधी ने उन्हीं नेताओं में से एक चरण सिंह को आगे किया, उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात की और जनता पार्टी की सरकार गिर गई, जनता पार्टी में फूट हो गई। देश को लगा कि अगर सरकार कोई चला सकता है तो इंदिरा गांधी ही चला सकती हैं। 1980 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई और प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी में अंतर है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन चुकी थी, उन्होंने अपनी ताकत साबित कर दी थी, जनता ने उसको देख लिया था। लेकिन राहुल गांधी 2004 से और 2023 तक किसी ऐसे पद पे नहीं रहे जहां से वो जनता की उम्मीदों पे कुछ कर सकते। राहुल गांधी लगातार अपनी सरकार में भी और मोदी सरकार में भी एक विपक्षी के नेता के तौर पर ही काम करते रहे, एक्टिविस्ट के रूप में काम करते रहे। लिहाजा उनके खाते में कोई ऐसी सफलता नहीं है, कोई ऐसा बड़ा इम्तहान उन्होंने नहीं पास किया है, चुनावी इम्तहान, जिसमें कि वो अपनी पार्टी को जिता कर लाए हों और उससे ये लगे कि 2024 में वो पार्टी और देश का नेतृत्व कर सकते हैं मोदी के खिलाफ। दूसरी बात, इंदिरा जी के समय विपक्ष बहुत ही कमज़ोर था और बिखरा हुआ था। सीधी लड़ाई कांग्रेस की थी और विपक्ष अलग अलग था। आज का विपक्ष अगर भारतीय जनता पार्टी को माना जा रहा है जो सत्ता में है तो बहुत मजबूत है। उसके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है, उनके पास एक मशीनरी है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो नियम कायदे कानून है उनका बहुत अच्छी तरीके से दुरुपयोग कर रही है, संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और लिहाजा वो एक एक करके सारे विपक्षी दल को निपटा रही है। लड़ाई ऐसी है जिसमें राहुल गांधी कहाँ पे टिकेंगे ये कहा नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की जो तुलना है वो किसी भी तरीके से उचित नहीं लगती है। 2024 में अभी तक जब तक राहुल गांधी की सदस्यता और ये प्रकरण नहीं आया था, उस समय तक माना जा रहा था कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरेगी और जो तीसरा मोर्चा होगा वो उसके साथ मिलके अगर चुनाव के बाद इतने सीटें आ गई दोनों की कि वो कुछ नया कर सकते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहा है उससे अब ये साफ लगने लगा है कि जो विपक्ष है यानी जो गैर भाजपाई और जो गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में अब चुनाव मैदान में जाएंगी, ये बिल्कुल मुश्किल है। दूसरे जो
छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, वो कहने के लिए तो एक मंच पे खड़े हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने हित हैं और अपने अपने स्वार्थ हैं। दरअसल ये पार्टियां अपने प्रदेशों तक सीमित हैं और वहीं तक सीमित रहना चाहती हैं, वहीं तक उनके पास संसाधन हैं कि वो सीमित रह सकती हैं। राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो चुनाव लड़ सके और एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी के रूप में अपने पार्टी से कोई नेता दे सके। जिन नेताओं की लिस्ट है वो लंबी है, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, स्टालिन, शरद पवार, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। यानी पद एक, दावेदार अनेक, और बीच में इस तरीके की स्थितियां। दरअसल राजनीतिक दलों ने जिस तरीके के भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया है, आज वो उनके लिए काल बन गया है। सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स उन्हीं नेताओं पर छापा मार रही है जिन्होंने इस तरीके के काम किए हैं और वो दबाव में आ गए हैं। वरना नवीन पटनायक और नीतीश कुमार जैसे लोग भी हैं, यहाँ कभी सीबीआई ने छापा नहीं मारा, कभी ईडी ने छापा नहीं मारा, कभी इनकम टैक्स ने छापा नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ इनके पास कोई फाइल नहीं है। बाकी जिन नेताओं की फाइल सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के पार हैं, उनका डरना लाजमी है। डर लगता है क्योंकि डर की वजह है भ्रष्टाचार। और अब नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जवाबदेही उनकी अधिक है। कानून, मीडिया, सोशल मीडिया और जनता की नज़र है। साथ ही साथ हो सकता है कि जो सत्ता पक्ष है इसका दुरुपयोग भी करता हो, इसलिए गलतियां करना बिल्कुल मना है। गलती करेंगे तो निपटा दिए जाएंगे और आपका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। राहुल गांधी का उदाहरण सामने है, लिहाजा राजनीतिक दलों को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो एक लंबी राजनीति कर सकें और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें। मजबूत विपक्ष की ज़रूरत है और विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो सत्ता पर दबाव बना सके। लेकिन हालात ऐसे हैं कि विपक्ष खुद अपने ही जाल में फंस कर उलझ गया है और अब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। राहुल गांधी का क्या होगा ये तो आने वाला कल बताएगा। वो हीरो होंगे व ज़ीरो, लेकिन जिस तरीके की अभी तक का उनका कार्य करने का तरीका रहा है, उससे ये नहीं लगता कि 2024 में वो कोई हीरो बन के उभरेंगे और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उतार देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।